नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं 2030 तक भारत में डिजिटल शिक्षा की असल जमीनी हकीकत के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसी पहले तो शुरू हो चुकी हैं, लेकिन क्या भौतिक रूप से ये देश के हर एक छात्र तक पहुंचने के लिए वाकई तैयार है? चलिए आज जनसांख्यिकीय डेटा, बुनियादी ढांचे और कुछ चौंकाने वाली स्वास्थ्य रिपोर्टों के जरिए इस पूरी तस्वीर को डिकोड करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही विशाल और सच कहूं तो थोड़े डराने वाले आंकड़े से। 30 करोड़। जी हाँ, 30 करोड़। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। अगर हम वन स्टूडेंट वन डिवाइस यानी हर छात्र के हाथ में एक उपकरण की नीति को सच माने तो 2030 तक देश को लगभग 30 करोड़ डिजिटल उपकरणों की जरूरत पड़ेगी। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन गैजेट्स की औसत उम्र सिर्फ 3 से 4 साल होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि टूट फूट और बैटरी खराब होने के चलते हर साल 7.5 से 10 करोड़ नए उपकरण सिर्फ रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए होंगे। अब ये सब देखकर मन में एक बहुत ही गंभीर और बड़ा सवाल उठता है, क्या भारत इस विशाल बदलाव के लिए सच में तैयार है? सोचने वाली बात है। क्या हमारी सप्लाई चेन, हमारी अर्थव्यवस्था और सबसे महत्वपूर्ण, क्या हमारा समाज हर छात्र को एक डिवाइस देने के इस सपने से जुड़ी लॉजिस्टिक और स्वास्थ्य संबंधी वास्तविकताओं को झेलने के लिए तैयार है? आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण का केंद्र बिंदु बिल्कुल यही है। इस पूरी चर्चा को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, 2030 का डिजिटल स्वप्न। दूसरा, बुनियादी ढांचा और जमीनी हकीकत। तीसरा, अलग अलग राज्यों के मॉडलों से मिले सबक। चौथा, डिजिटल विभाजन और उससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिम। और आखिर में बात करेंगे एक हाइब्रिड भविष्य की। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। 2030 का डिजिटल स्वप्न। आखिर इतने सारे छात्रों का गणित क्या कहता है? यहाँ जो डेटा है वो काफी दिलचस्प है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि फिलहाल हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली में करीब 24.8 करोड़ छात्र हैं। अब क्योंकि जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे कम हो रही है तो अनुमान है कि 2030 तक ये संख्या 23 से 24 करोड़ के आसपास स्थिर हो जाएगी। लेकिन जरा रुकिए, उच्च शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में ये संख्या छलांग लगाकर सीधे 5 करोड़ तक पहुंचने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यही वो भारी जनसांख्यिकीय दबाव है जिसके कारण हमें लगभग 30 करोड़ उपकरणों के एक विशाल पहाड़ की जरूरत पड़ने वाली है। अब आते हैं भाग 2 पर, बुनियादी ढांचा और जमीनी हकीकत। चलिए देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेट के मोर्चे पर हम कहाँ खड़े हैं। अगर घरेलू हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो तस्वीर काफी हद तक सकारात्मक और उत्साह बढ़ाने वाली दिखती है। मेक इन इंडिया और सरकार की PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी नीतियों ने कमाल किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में भारी उछाल आया है। ये 1.9 लाख करोड़ से बढ़कर सीधे 11.3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मोबाइल बनाने में जो सफलता मिली है वो तो हम सबके सामने है ही, और अब 17,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट के साथ IT हार्डवेयर PLI 2.0 योजना भी मैदान में है। कहने का मतलब ये है कि अगर सही दिशा में काम हो तो तकनीकी रूप से भारत के अंदर 30 करोड़ टैबलेट बनाना पूरी तरह से मुमकिन है। लेकिन सिर्फ हार्डवेयर बना लेना ही काफी नहीं है ना? सरकारी UDICE+ के आंकड़े बताते हैं कि स्कूलों में इंटरनेट की सुविधा 2019 के 22.3% से बढ़कर 2024-25 में 63.5% हो गई है। ये वाकई एक बहुत बड़ी और शानदार छलांग है, लेकिन इसके साथ ही एक कड़वी सच्चाई भी है जिसे नकारा नहीं जा सकता। आज भी 36.5% यानी 1/3 से ज्यादा स्कूल पूरी तरह से इंटरनेट से कटे हुए हैं। और सीधी सी बात है, जब तक इस आखिरी 36% तक ब्रॉडबैंड नहीं पहुंच जाता तब तक बच्चों के हाथों में दिए गए किसी भी डिजिटल डिवाइस का फायदा बिल्कुल शून्य ही रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, राज्य स्तरीय मॉडलों से सबक। भारत के अलग अलग राज्यों ने इस दिशा में क्या नीतियां अपनाई और उनके क्या नतीजे निकले। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के DG शक्ति मॉडल की। लॉजिस्टिक्स और वितरण के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी सफलता है। पिछले 3 सालों में ही करीब 46.75 लाख गैजेट छात्रों तक सफलतापूर्वक पहुंचाए गए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस मॉडल की अपनी कुछ कमियां भी हैं। ये मॉडल बस डिवाइस सौंपने तक ही सीमित रह जाता है। डिवाइस मिलने के बाद उसका रखरखाव कैसे होगा, इंटरनेट कहाँ से आएगा, ये सब पूरी तरह से छात्रों के भरोसे छोड़ दिया गया है। और सच कहें तो एक लंबे समय तक चलने वाले शिक्षा इकोसिस्टम के लिए सिर्फ इतना करना काफी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल का मॉडल थोड़ा अलग है। उन्होंने तरुणेर स्वप्नो नाम से एक योजना शुरू की और पूरी तरह से वित्तीय दृष्टिकोण अपनाया।
राज्य ने डिवाइस खरीदने और बांटने के झंझट से बचने के लिए सीधा कक्षा 11 और 12 के छात्रों के बैंक खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। इससे छात्रों को अपनी पसंद का डिवाइस चुनने की आजादी तो मिल गई, लेकिन इसमें एक बड़ा जोखिम भी है। बिना किसी निगरानी के इस बात की बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि ये पैसा पढ़ाई के उपकरणों के बजाय मनोरंजन के साधनों पर खर्च हो जाए। अब जरा हरियाणा की ई-अधिगम योजना पर गौर करते हैं। भारत में अब तक का ये सबसे महत्वाकांक्षी और एक संपूर्ण इकोसिस्टम बनाने का प्रयास था। इस योजना के तहत 5 लाख छात्रों को सिर्फ हार्डवेयर नहीं दिया गया, बल्कि उस टैबलेट के अंदर पहले से लोडेड अडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर और रोज 2 GB मुफ्त इंटरनेट डेटा वाला सिम कार्ड भी मौजूद था। अगर कागजों पर देखें तो ये एकदम परफेक्ट 100% फुल प्रूफ मॉडल लगता है। पर असली कहानी तो जमीन पर उतरने के बाद शुरू होती है, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक सबक है। बिना लगातार ऑपरेशनल सपोर्ट के सिर्फ हार्डवेयर बांट देना किसी काम का नहीं है। हुआ ये कि करनाल और कैथल जैसे जिलों में टैबलेट अलमारियों में धूल भागने लगे। क्यों? क्योंकि सिम कार्ड काम नहीं कर रहे थे, स्क्रीन टूट रही थी और सॉफ्टवेयर को फैक्ट्री रीसेट से बचाने वाला MDM यानी मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, सिर्फ डिवाइस बांट देने का मतलब डिजिटल शिक्षा नहीं है। इसके पीछे एक मजबूत तकनीकी ढांचा होना बेहद जरूरी है। चलिए अब भाग 4 की बात करते हैं, डिजिटल विभाजन और स्वास्थ्य जोखिम। ये इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही गंभीर और जरूरी पहलू है। भारत में ये जो डिजिटल डिवाइड या डिजिटल खाई है, ये असल में कई स्तरों पर काम करती है। सबसे पहला और बड़ा स्तर तो आर्थिक ही है। सोच कर देखिए, एक गरीब परिवार के लिए 4,000 से 6,000 रुपए का एक बेसिक एजुकेशनल टैबलेट खरीदना भी लगभग नामुमकिन होता है। ऐसे परिवार अक्सर घर के एक ही स्मार्टफोन पर निर्भर होते हैं। अब कल्पना कीजिए, जब माता पिता काम पर जाते हैं और अपना फोन साथ ले जाते हैं तो उस बच्चे की पढ़ाई वहीं के वहीं रुक जाती है। इसके अलावा गांव और शहर के बीच बिजली और इंटरनेट स्पीड का जो भारी अंतर है, वो इस डिजिटल खाई को और भी ज्यादा गहरा और खतरनाक बना देता है। अब इन आंकड़ों को देखिए, इनमें एक बहुत बड़ी विडंबना साफ झलकती है। हमारे देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का औसत स्क्रीन टाइम सुरक्षित सीमा को कब का पार कर चुका है। पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि इस स्क्रीन टाइम का 71.1% हिस्सा, जी हाँ, लगभग 3/4 हिस्सा पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि पूरी तरह से मनोरंजन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। या फिर माता पिता इसका इस्तेमाल बच्चों को किसी तरह व्यस्त रखने के एक टूल के रूप में कर रहे हैं। तो अब इन सब चुनौतियों का समाधान क्या है? आइए भाग 5 में इसी पर चर्चा करते हैं। एक हाइब्रिड भविष्य और 2030 का एक यथार्थवादी मॉडल। इस समाधान की तरफ बढ़ने से पहले हमें स्मार्टफोन और टैबलेट के बीच के मूल अंतर को समझना ही होगा। स्मार्टफोन असल में छोटी स्क्रीन वाले डिवाइस होते हैं जो सोशल मीडिया और मनोरंजन के अनगिनत नोटिफिकेशन से भरे रहते हैं। इनका सीधा काम है उपभोग या कंजम्पशन। लेकिन जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमें 8 से 10 इंच की बड़ी स्क्रीन वाले सिर्फ पढ़ाई के उद्देश्य से बनाए गए टैबलेट चाहिए। ऐसे टैबलेट जिनमें एक मजबूत MDM सॉफ्टवेयर लगा हो जो बाहरी डिस्ट्रैक्शन को रोक सके और जो सच में कोडिंग या ई-लर्निंग जैसे प्रोडक्टिविटी वाले कामों के लिए डिजाइन किए गए हों। और इसी से निकलकर आता है 2030 का ये हाइब्रिड ब्लूप्रिंट। हर एक बच्चे के हाथ में टैबलेट पकड़ाने के बजाय स्कूलों के अंदर ही एक सुरक्षित साझा उपकरण लाइब्रेरी बनाना कहीं ज्यादा समझदारी और किफायती कदम है। मध्यम वर्ग के लिए 0 इंटरेस्ट वाली EMI योजना लाई जा सकती है। इसके अलावा ये टैबलेट कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने चाहिए ताकि इनका गलत इस्तेमाल बिल्कुल ना हो सके। और सबसे अहम बात, प्राथमिक शिक्षा का दारोमदार मुख्य रूप से हमारे शिक्षकों पर ही होना चाहिए। आज के इस पूरे विश्लेषण को एक बहुत ही गहरे और जरूरी विचार के साथ खत्म करते हैं। 2030 तक करोड़ों डिजिटल डिवाइस बनाना और उन्हें बांटना तकनीकी रूप से बिल्कुल संभव है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि तकनीक सिर्फ और सिर्फ एक टूल है, एक माध्यम है। क्या कोई भी स्क्रीन या कितना भी एडवांस AI सिस्टम कभी एक अच्छे शिक्षक की सहानुभूति, उनके सही मार्गदर्शन और उस मानवीय स्पर्श की जगह ले सकता है जो एक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है? इसका जवाब शायद हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।